दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात का समय है और बारिश हो रही है। एक आदमी अपनी कार की ओर जा रहा होता है। चलते चलते वो हमसे बातें करते हुए कहता है कि जिस दिन मेरी मौत हुई उस दिन हम मिलने वाले थे, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं सका। आगे वह बोलता है कि लोग कहते हैं जब कोई इंसान मरता है तो पूरी ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने गुजरती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हम उसे कार में बैठते हुए देखते हैं। जैसे ही वह आदमी कार में बैठता है, हमें गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और तब एक आदमी हाथ में बंदूक लिए कार से बाहर निकलता है और कार में बैठे उस आदमी को 2-3 गोलियां और मारता है और वहां से चला जाता है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें 1970 के दशक में इटली का एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है। वहां पर एक आदमी नदी के किनारे खूबसूरत पहाड़ों की पेंटिंग बना रहा होता है। इस आदमी का नाम टोनी होता है और यह एक टैलेंटेड आर्टिस्ट होता है। तभी वहाँ पर दो लोग और आते हैं और वह टोनी से पूछते हैं कि क्या हम चलने के लिए तैयार हैं। टोनी उन्हें जवाब देता है कि पहले उसे उसकी पेंटिंग कंप्लीट करने दो, उसके बाद चलते हैं। दरअसल ये तीनों लोग बचपन के दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है टोनी, फाबियो और विटोरियो। तीनों बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। बड़े होकर टोनी एक आर्टिस्ट बन जाता है और फेबियो एक मेटल वर्कर। फेबियो एक रेबल किस्म का इंसान होता है और हमेशा सिस्टम को कोसता रहता है। विटोरियो काफ़ी रिलीजियस किस्म का इंसान था और वो चर्च में एक प्रीस्ट बनकर वेटिकन सिटी जाना चाहता था। इन तीनों को लगता है कि इस छोटे से गांव में रहकर उनके ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसलिए तीनों दोस्त गांव छोड़कर रोम जाने का फैसला करते हैं और विटोरियो की कार में बैठकर रोम के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, रोम पहुंचते ही इन तीनों दोस्तों की ज़िंदगी अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है। फेबियो वहां पर एक पॉलिटिकल ग्रुप ज्वाइन कर लेता है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करता है। विटोरियो चर्च में प्रीस्ट बन जाता है और टोनी रोम की गलियों में टूरिस्ट के पोर्ट्रेट्स बनाने में लग जाता है। वहाँ पर कई सारे दूसरे आर्टिस्ट भी होते हैं जिससे कि टोनी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसकी वजह से कई बार उसे भूखे ही सोना पड़ता है। इसी दौरान एक दिन टोनी की मुलाकात एक लड़की से होती है और वह लड़की उसे एक फेमस आर्टिस्ट के एग्जीबिशन की पार्टी में ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है डोनाटा नाम की एक लड़की से। डोनाटा एक आर्ट डीलर होती है जो वहाँ के अमीर लोगों को पेंटिंग्स बेचती है। पार्टी में टोनी और डोनाटा की दोस्ती हो जाती है। टोनी डोनाटा को अपनी पेंटिंग्स दिखाने के लिए घर बुलाता है। जब डोनाटा ने उसकी पेंटिंग्स देखी तो उसने कहा कि पेंटिंग्स अच्छी हैं, लेकिन मार्केट में इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि लोग फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग्स ही खरीदना पसंद करते हैं। और तब डोनाटा की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जो किसी फेमस पेंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी होती है। डोनाटा उससे कहती है कि अगर वह इसी तरह की फेमस पेंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी बनाकर बेचता है तो उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि कई बार लोग जब ओरिजिनल पेंटिंग नहीं खरीद पाते तो वे उस पेंटिंग की एग्जैक्ट कॉपी के भी काफ़ी अच्छे पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। टोनी उसे बताता है कि ऐसे किसी भी पेंटिंग की नकल करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है और तब डोनाटा उसे एक पेंटिंग दिखाते हुए कहती है कि क्या वह इस पेंटिंग की हूबहू नकल कर सकता है। टोनी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कुछ दिनों बाद पेंटिंग बनाकर डोनाटा को दिखाने के लिए उसके ऑफिस पहुंचता है। पेंटिंग देखकर डोनाटा उससे कहती है मार्केट में इस पेंटिंग की कीमत कम से कम 3 मिलियन होगी और टोनी को कुछ पैसे एडवांस में देते हुए कहते हैं कि बाकी की पेमेंट वे पेंटिंग बिकने के बाद देगी। कुछ दिनों बाद टोनी जब डोनाटा से मिलने जाता है तो डोनाटा उसे बताती है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग उसने 8 मिलियन में बेची है। ये सुनकर टोनी हैरान रह जाता और यहीं से टोनी की लाइफ चेंज होने लग जाती है। वह फेक पेंटिंग्स बनाकर रिच कलेक्टर्स को सप्लाई करने लगता है और डोनाटा इन पेंटिंग्स को बेचने में उसकी हेल्प करती है। दोस्तों, अब टोनी एक अमीर आदमी बन चुका होता है। उसका उठना बैठना शहर के बड़े बड़े लोगों के साथ था। इसी दौरान टोनी की मुलाकात बाल्बो नाम के एक गैंगस्टर से होती है। बाल्बो रोम का काफ़ी पावरफुल माफिया गैंग का लीडर होता है जिसके काफ़ी बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। बाल्बो टोनी का टैलेंट देखकर काफ़ी इंप्रेस होता है क्योंकि टोनी किसी भी चीज़ की नकल करने में काफ़ी माहिर होता है, फिर चाहे वह कोई पेंटिंग हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर किसी का सिग्नेचर। बाल्बो को लगता है कि टोनी उसके काम में काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसलिए वह उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और एक बार एक पार्टी में उसे सेंजीरो नाम के एक आदमी से मिलाता है। सेंजीरो टोनी से पूछता है कि क्या वह उसके लिए एक फेक पासपोर्ट बना सकता है। टोनी कहता है यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। पर थोड़ी ही देर में सेंजीरो के लिए एक फेक पासपोर्ट रेडी कर देता है। सेंजीरो टोनी से कहता है कि यह एक उधार रहा जो किसी दिन आगे चलकर वो चुका देगा। बाल्बो के साथ मिलकर अब टोनी सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि फेक चेक्स, फेक पासपोर्ट और फेक डॉक्यूमेंट्स भी बनाने लग जाता है। वह किसी का भी सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट की परफेक्ट कॉपी बना सकता है। पैसे ने उसे इतना अंधा बना दिया होता है कि वह सही और गलत में कुछ भी फर्क नहीं समझ पा रहा था। बाल्बो टोनी को काम करने के लिए एक अलग से जगह लेकर दे देता है जहाँ पर टोनी फेक पेंटिंग्स और डॉक्यूमेंट्स बनाने का काम करता है। दोस्तों, इसी बीच टोनी और डोनाटा शादी कर लेते हैं और दोनों एक लग्जरी लाइफ जीने लगते हैं। जिस तरह की ज़िंदगी का सपना कभी टोनी ने देखा था, अब उसी तरह की ज़िंदगी वो जी रहा था। एक आलिशान घर, महंगी गाड़ी और हर दिन पार्टीज।
पर इसी के साथ टोनी धीरे धीरे क्राइम की दुनिया में और भी गहरा फंसता चला जाता है। बाल्बो से काम के सिलसिले में अलग अलग लोगों, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और माफिया के लोगों से मिलवाता है और टोनी का नाम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक मास्टर फ्रॉजर के रूप में फेमस हो जाता है। एक बार बाल्बो उसे एक रिच बैंकर से मिलवाता है जिसे कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। वह आदमी टोनी की पेंटिंग्स देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है और टोनी से उसके लिए नेपोलियन की एक पेंटिंग बनाने के लिए कहता है। टोनी कहता है कि यह पेंटिंग उसके लिए तोहफा होगी और वह इस पेंटिंग के लिए कोई भी पैसे नहीं लेगा। उस आदमी के फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के सिलसिले में टोनी उस आदमी की भतीजी से मिलता है जिसका नाम वर्जीनिया होता है। ये दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन दोनों के बीच रिश्ता कायम हो जाता है। इसी बीच फाबियो अपने पॉलिटिकल ग्रुप के साथ गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करने की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और अपनी गैंग के लिए वेपन्स अरेंज करने में मदद करता है। टोनी भी कभी कभी उसकी हेल्प करता था, जैसे किसी के नाम का फेक चेक्स बनाना। उधर दूसरी ओर विटोरियो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है क्योंकि वह अभी तक हाई प्रीस्ट नहीं बना होता है। एक दिन जब वह टोनी से मिलता है तो उसकी सक्सेस देखकर वह थोड़ा सा जेलस फील करने लग जाता है क्योंकि टोनी अब एक आलीशान ज़िंदगी जी रहा होता है और वह अभी तक अपनी उसी पुरानी कार में घूम रहा होता है। आगे कहानी में हम देखते हैं जिस ग्रुप के साथ मिलकर फैबियो काम कर रहा होता है वह ग्रुप इटली के एक पावरफुल पॉलिटिशियन को किडनैप कर लेता है। इस खबर से पूरे शहर में टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ जाती है। तब एक हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर जिसका नाम टेलर होता है टोनी से कॉन्टैक्ट करता है। टेलर टोनी को बोलता है कि जिस ग्रुप ने उस पॉलिटिशियन को किडनैप किया है उस ग्रुप के नाम से फेक डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स बनाए ताकि उनको पूरे देश में बांटकर वो अफरा तफरी का माहौल है उसे कंट्रोल किया जा सके। टोनी ना चाहते हुए भी अब प्रेशर में आकर यह काम करने लग जाता है। उसके द्वारा बनाए गए फेक लेटर्स से पूरी कंट्री में कन्फ्यूजन फैल जाती है। इसी बीच फैबियो टोनी से मुलाकात करता है और उसे टेलर को एक मैसेज देने के लिए कहता है कि अगर गवर्नमेंट उस पॉलिटिशियन को आज़ाद करवाना चाहती है तो उसके बदले में उन्हें 10 मिलियन इटालियन लीरा चाहिए। टोनी ग्रुप का मैसेज टेलर तक पहुंचा देता है। बदले में टेलर टोनी से कहता है पहले उसे इस बात का सबूत चाहिए कि वह आदमी अभी तक जिंदा है। टेलर के सबूत मांगने पर फैबियो उसे उस आदमी का एक फोटोग्राफ खींचकर टोनी के हाथ भिजवाता है और साथ ही उसे वह जगह भी दिखाता है जहां टोनी को रैंसम के पैसे लाकर रखने होते हैं। जब टोनी टेलर को फैबियो की शर्त के बारे में बताता है तब टेलर टोनी को फैबियो से उस आदमी के जिंदा होने का सबूत लाने को कहता है। तो फैबियो उस किडनैप किए हुए आदमी की फ़ोटो टोनी के हाथ भिजवाता है ताकि गवर्नमेंट को इस बात का यकीन हो जाए कि अभी तक वो पॉलिटिशियन मरा नहीं है बल्कि ज़िंदा है। उसके ज़िंदा होने की खबर जानने के बाद वेटिकन चर्च रैंसम की रकम इकट्ठा करती है और मिलने के लिए डेट और टाइम सेट किया जाता है। डील वाले दिन टोनी पैसों का सूटकेस कलेक्ट करने के लिए जाता है। वहाँ पर उसे एक प्रीस्ट मिलने आता है और टोनी को बताता है कि गवर्नमेंट ने डील कैंसिल कर दी है और पैसे देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद टोनी खाली हाथ ही वापस लौट जाता है। डील कैंसिल होने की खबर सुनकर रेवल ग्रुप के मेंबर्स उस पॉलिटिशियन को जान से मार देते हैं। इस बात से पूरी कंट्री में पुलिस और आर्मी एक्टिव हो जाती है और जो लोग इस हत्या में शामिल थे उन सबको पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। और तब टोनी को समझ आता है कि उसने डायरेक्टली एक नेशनल लेवल कॉन्स्पिरेसी में हेल्प की है, पर वह इतना ज़्यादा गहराई में फंस चुका होता है कि उसका इससे बाहर निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टेलर जैसे गवर्नमेंट एजेंट टोनी को इलीगल डील्स में यूज़ करने लग जाते हैं। इन सब चीज़ों से टोनी और डोनाटा की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। डोनाटा को लगता है कि टोनी सिर्फ गलत काम ही करना चाहता है और क्रिमिनल्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। धीरे धीरे डोनाटा उससे दूर होने लग जाती है और एक दिन घर छोड़कर चली जाती है। इससे टोनी इमोशनली पूरी तरह टूट जाता है। दोस्तों, कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक दिन बाल्बो के एक सस्पिशियस कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। टोनी को लगता है कि इसमें टेलर का हाथ हो सकता है क्योंकि बाल्बो और टेलर के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी। टोनी गुस्से में आकर टेलर को कॉन्फ्रंट करता है और उसके साथ काम करने से मना कर देता है। टोनी के इस फैसले पर टेलर अपने आदमियों को बोलकर टोनी पर हमला करवाता है और टेलर के लोग टोनी के हाथ की उंगलियां तोड़ देते हैं। इस हमले से टोनी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और काफ़ी डिप्रेस हो जाता है। डोनाटा भी उससे दूर हो चुकी होती है। उसके फ्रेंड्स अलग अलग प्रॉब्लम में फंसे होते हैं और टोनी रियलाइज़ करता है कि क्राइम वर्ल्ड ने उसकी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर दिया है। दोस्तों, कुछ महीनों बाद टोनी धीरे धीरे ठीक होने लगता है और वो फिर से ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करता है। तभी उसकी मुलाकात फैबियो और विटोरियो से हो जाती है। तीनों दोस्तों का इमोशनल रीयूनियन होता है। फैबियो कंट्री छोड़कर भागना चाहता है क्योंकि पुलिस और आर्मी उसके ग्रुप की तलाश कर रही होती है। विटोरियो को फाइनली चर्च में प्रमोशन मिल चुका होता है और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी। टोनी भी अपनी क्राइम की दुनिया से बाहर निकलने का डिसाइड करता है। वह दोबारा से डोनाटा के साथ पैचअप करने की कोशिश करता है और जब डोनाटा से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि डोनाटा प्रेग्नेंट होती है। तब टोनी डिसाइड करता है कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक नई कंट्री में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा।
पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। टोनी जानता है कि टेलर जैसे पावरफुल लोग उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। टोनी के पास एक सीक्रेट डायरी होती है जो किडनैप पॉलिटिशियन की थी। उस डायरी में पॉलिटिकल सीक्रेट्स होते हैं जो टेलर और हाई लेवल के लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। टोनी डायरी को अपनी सेफ्टी के लिए विक्टोरिया के पास छुपा देता है। टोनी को पता होता है कि उसकी सेफ्टी का सबसे बड़ा इंश्योरेंस उस किडनैप पॉलिटिशियन की यह डायरी थी। उस डायरी में पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, सीक्रेट और पावरफुल लोगों के क्राइम्स लिखे हुए होते हैं। दोस्तों, टोनी डायरी को डायरेक्टली अपने पास नहीं रखता बल्कि अपने बचपन के दोस्त विक्टोरियो के पास छुपा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि विक्टोरियो एक ट्रस्टवर्दी इंसान है। टोनी का प्लान सिंपल होता है कि जब वह डोनाटा के साथ सेफली कंट्री छोड़ देगा तब डायरी को लेवरेज के लिए यूज़ करेगा ताकि टेलर किसी को हार्म ना कर सके। दोस्तों, इसी बीच टोनी अपने दोस्त फाबियो को एक फेक पासपोर्ट बनाकर देता है ताकि वह भी कंट्री छोड़कर एस्केप कर सके। फेबी बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि दोनों दोस्त एक दूसरे को लास्ट टाइम मिल रहे होते हैं, और जब टोनी वहां से चला जाता है तो कुछ ही टाइम बाद पुलिस फेबियो को ढूंढ लेती है और एनकाउंटर में उसे मार डालती है। जैसे ही टोनी को यह न्यूज़ मिलती है वह और भी ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है कि उसने सबकी लाइफ बर्बाद कर दी। टोनी फिर भी उम्मीद रखता है और डोनाटा के साथ वह प्लान बनाता है कि जल्दी से जल्दी वह कंट्री छोड़ देंगे, पर उसे पैसे की ज़रूरत भी होती है ताकि फॉरेन में नई लाइफ कंफर्टेबली स्टार्ट कर सके। इसलिए टोनी एक लास्ट जॉब करता है। जिस रिच बैंकर के लिए उसने नेपोलियन की पेंटिंग बनाई होती है, उस बैंकर का पैसा एक आदमी ने चुराकर अपने पास रखा होता है। टोनी उस चुराए हुए पैसे का पता लगाता है और माफिया कॉन्टैक्ट्स के साथ मिलकर एक मैसिव रॉबरी एग्जीक्यूट करता है। यह रॉबरी इटली की हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी बन जाती है। टेलर जैसे गवर्नमेंट एजेंट समझ जाते हैं कि यह काम टोनी ने ही किया होगा। टेलर टोनी से मिलता है और इनडायरेक्टली टोनी को इंटेरोगेट करता है। और दोस्तों, टोनी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है क्योंकि उसके पास वह सीक्रेट डायरी होती है जो उसका सीक्रेट वेपन है। वह टेलर को साफ साफ बोल देता है कि अगर उसको कुछ हुआ तो डायरी बाहर आ जाएगी, और टेलर समझ जाता है कि टोनी को सीधे मारना अब काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। दोस्तों, तब टेलर इन्वेस्टिगेट करता है कि डायरी टोनी के पास नहीं बल्कि उसके क्लोज फ्रेंड विक्टोरियो के पास है। विक्टोरियो अब चर्च में हाई पोजीशन पर है पर सीक्रेटली करप्शन में भी इन्वॉल्व है। टेलर विक्टोरियो के पास जाकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसके चर्च फंड चोरी करने के सीक्रेट एक्सपोज करने की धमकी देता है और साथ में पावर और प्रमोशन का लालच भी दिखाता है। विक्टोरियो लालच और प्रेशर में आकर डायरी टेलर को दे देता है। टेलर अब सेफ फील करता है क्योंकि उसके पास टोनी के अगेंस्ट सबसे बड़ा एविडेंस हाथ लग जाता है, और टेलर टोनी को एलिमिनेट करने का ऑर्डर देता है। और दोस्तों, टोनी को पता नहीं होता कि उसका दोस्त उसको धोखा दे चुका है। एक दिन टोनी के घर पर सेंजिरो नाम का गैंगस्टर आता है। सेंजिरो वही आदमी होता है जिसे टोनी ने कभी फेक पासपोर्ट बनाकर उसकी हेल्प करी थी। सेंजिरो टोनी को पसंद करता था और वह उसे बता देता है कि टेलर ने उसे टोनी को मारने भेजा है, पर सेंजिरो टोनी पर एक एहसान मानता है, इसलिए उसको एक चांस दे देता है। वो टोनी को सच बता देता है कि विक्टोरियो ने डायरी टेलर को दे दी है और अब टोनी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। दोस्तों, यहाँ पर टोनी काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। उसे सबसे बड़ा झटका लगता है और यह झटका एक धोखे का होता है। उसने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट विक्टोरियो पर ही किया था, लेकिन सेंजिरो बोलता है कि टोनी को सीधा नहीं मारेगा, पर टेलर को कोई बॉडी तो देनी ही होगी वरना सेंजिरो खुद मर जाएगा, यानी टोनी को बचाने के लिए किसी और को मरना पड़ेगा। और दोस्तों, इधर विक्टोरियो अपनी सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए एक एक्सपेंसिव होटल में डिनर करने के लिए जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब उसकी लाइफ सिक्योर है। तो वेटर उसको एक लेटर देता है जो टोनी ने भेजा होता है। लेटर में टोनी ने लिखा होता है वह परमानेंटली कंट्री छोड़कर जा रहा है और विक्टोरियो को माफ़ करता है। साथ ही वह एक सिंबॉलिक गिफ्ट के रूप में अपनी फेवरेट कार की चाबियां भी देता है। विक्टोरियो इमोशनल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में चला जाता है। दोस्तों, विक्टोरियो जब टोनी की कार में बैठता है तो उसे पता नहीं होता कि कार में सेंजिरो पहले से छुपा बैठा है। जैसे ही विक्टोरियो उस कार में बैठता है, सेंजिरो उसके सिर पर गन रखकर उसे गोली मार देता है। उसका फेस भी डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि बॉडी की पहचान ना हो सके। यह सब टोनी के ही मास्टर प्लान का हिस्सा होता है। टोनी इनडायरेक्टली अपने दोस्त विक्टोरियो को मरवा देता है ताकि टेलर को लगे कि टोनी मर चुका है। इसके बाद टोनी गिल्ट और सैडनेस में डूब जाता है। उसने अपनी लाइफ को बचाने के लिए अपने दोस्त को ही सेक्रीफाइस कर दिया, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। दोस्तों, लास्ट में टोनी डोनाटा के साथ एक टैक्सी में बैठकर अपने देश को छोड़कर निकल पड़ता है एक नई जिंदगी की तलाश करने, पर उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ साथ दिल में गिल्ट भी भरा होता है। उसने पैसे और पावर पाने के लिए बहुत कुछ खोया, दोस्ती, इनोसेंस और अपनी असली पहचान भी खोई। दोस्तों, यह फिल्म हमें सिखाती है कि सच और झूठ के बीच की लाइन कितनी पतली होती है, और जब सब कुछ परफेक्ट तरीके से नकली बनाया जा सकता है तो अपनी असल पहचान, दोस्ती, इतिहास और खुद की वैल्यू भी फेक हो जाती है। टोनी शुरू में एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेकिन वो असली क्रिएशन के बजाय दूसरों को कॉपी करने में मास्टर बन जाता है। लास्ट में उसकी सबसे बड़ी फेक उसकी अपनी मौत होती है। वो अपने दोस्त विक्टोरियो को अपनी जगह मरवा देता है और अपनी पहचान बदलकर भाग जाता है।
फिल्म की शुरुआत और अंत दोनों में ही टोनी की मौत दिखाई जाती है, लेकिन असल में टोनी सीक्रेट सर्विसेज, माफिया और रेड ब्रिगेड्स को सबको चकमा देता है। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त विटोरियो को भी धोखा देता है, एक नोट और कार की चाबी देकर उसे फंसाता है। एंड में टोनी जीत जाता है लेकिन हार भी जाता है। वो जिंदा है, अमीर है, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया, दोस्ती, सम्मान, अपनी असली पहचान। फिल्म का आखिरी मैसेज काफी कड़वा है कि सब कुछ फेक करने वाला आखिरकार खुद सबसे बड़ा फेक बन जाता है। वो हिस्ट्री में अपना नाम नहीं छोड़ पाता, बस एक शेडो बनकर गायब हो जाता है। अगर आपने फिल्म देखी है तो ये एंडिंग सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या टोनी सच में फ्री हुआ या वो हमेशा के लिए एक फेक बनकर रह गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।